लेट्स माइक हिस्ट्री को जानो। इस समय पाकिस्तान के जिस इंसान की सबसे ज्यादा बात हो रही है वो ना तो वहां का पीएम है और ना ही प्रेसिडेंट, बल्कि वो है वहां का सेना अध्यक्ष जनरल असीम मुनीर। वो पाकिस्तानी आर्मी जनरल जिसने एक बयान दिया कि कश्मीर उनकी जगलर वेन या शहारग है, मतलब कि गर्दन की वो नस जो पूरे शरीर को चलाती है। उसने ये भी कहा कि हिंदू और मुस्लिम एक जगह एक साथ नहीं रह सकते। उसके इस बयान के बाद पहलगाम अटैक हुआ जिसमें भारत के मासूम लोग मारे गए और उसके बदले में अभी इंडिया ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर रहा है। अब पाकिस्तान ये माने या ना माने, लेकिन जनरल असीम मुनीर की सनक ने पहले से ही बहुत ज्यादा पीछे चल रहे पाकिस्तान को फिर से कई साल पीछे ढकेलने का काम किया है। एक तरफ तो देश की आर्थिक हालत गर्त में जा रही है और उससे बड़ी बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर जो चल रहा है उसने पाकिस्तान के आतंकवादी चेहरे को दुनिया के सामने ला दिया है। अब दोस्तों ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि आज की तारीख में पाकिस्तान में जो भी हो रहा है उसके सबसे बड़े जिम्मेदार असीम मुनीर ही हैं। उनके भड़काऊ भाषणों, भारत को सबक सिखाने की बेवजह की बातों ने यह माहौल तैयार किया है। लेकिन मुनीर पहले आर्मी जनरल नहीं है। इससे पहले भी पाकिस्तान और भारत के बीच जो भी टेंशन हुई है उसमें पाकिस्तान के आर्मी जनरल, पाकिस्तान आर्मी चीफ या ऐसे ही चीफ मार्शल्स का बहुत बड़ा हाथ रहा है। फिर चाहे वो परवेज मुशर्रफ हो या फिर 65 की जंग के समय याह्या खान हो या जनरल अयूब खान, पाकिस्तान को बर्बादी की राह तक लाने में और पाकिस्तान को भारत का सबसे बड़ा दुश्मन बनाने में पाकिस्तान की सेना और इनके ऐसे जनरलों का ही सबसे बड़ा रोल रहा है। अब देखो, हर देश के पास एक फौज होती है, लेकिन पाकिस्तान में फौज के पास एक देश है जिसे वो अपने फायदे के लिए जैसे चाहे वैसे यूज करती रही है। अपने इसी देश की जनता को काबू में रखने के लिए पाकिस्तानी जनरल समय समय पर भारत विरोधी बयान और एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन इससे नुकसान उनका ही होता है। आज मैं आपको यही बताऊंगा कि कैसे पाकिस्तानी सेना के जनरल्स ने अलग अलग टाइम पर इंडिया की दुश्मनी मोल ली, जिसका अंजाम हुआ पाकिस्तान की बेइज्जती, उसकी आर्थिक बर्बादी और उसका मौजूदा पिछड़ापन। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। जब पाकिस्तान बना तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों के सामने देश को चलाने का बड़ा चैलेंज था। रिसोर्सेस कम थे, जनता ज्यादा थी। भारत ने तो अपनी मजबूत लीडरशिप के चलते एक लोकतांत्रिक देश की स्थापना कर ली, लेकिन पाकिस्तान अपने कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के मौत के बाद जो लड़खड़ाया, उसका नतीजा यह हुआ कि लंबे वक्त तक पाकिस्तान में तख्ता पलट होते रहे। इन तख्ता पलटों में कई आर्मी चीफ आते गए और लोकतांत्रिक सरकार की जगह खुद पाकिस्तान को चलाते गए। आज जब हम पाकिस्तान के गिरते हालात, लगातार हार और भारत से झगड़े के पीछे की वजह देखते हैं तो बार बार एक चेहरा सामने आता है, पाकिस्तान के आर्मी जनरलों का। इन्होंने अपने छोटे बड़े फैसलों और प्रोपेगेंडा से पाकिस्तान को बर्बादी की तरफ ढकेल दिया और इनकी राजनीति भी हुई तो भारत से कश्मीर को लेने की। यही वजह है कि आर्थिक सुधारों पर ध्यान देने की बजाय परमाणु बम बनाने पर इन्होंने ज्यादा ध्यान दिया। कश्मीर को देश का एकमात्र मुद्दा बनाने पर ध्यान दिया। भारत पर हर बार चढ़ाई करने की कोशिश की। कभी कहा गया कि घास रोटी खाएंगे, परमाणु बम बनाएंगे, तो कभी कहा गया कि पाकिस्तान हिंदुस्तान से 1000 साल तक लड़ता रहेगा। और ऐसी बातों का खामियाजा हर बार पाकिस्तान की आम जनता ने भुगता। अपने फायदे के लिए पाकिस्तान के जनरलों ने पूरी आवाम को जंग में उलझाकर उन्हें बहुत सिंपल सी एजुकेशन और हेल्थ की चीजों से तो दूर रखा ही, ऊपर से 1947 से 1999 तक हुई 4 लड़ाइयों में पाकिस्तान की सेना को हार भी झेलनी पड़ी। और अभी भी इंडियन आर्मी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है और इस सबके पीछे हमेशा हाथ रहा है आर्मी जनरलों का। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जिन्होंने पाकिस्तान की बर्बादी में और भारत की दुश्मनी में बहुत ज्यादा योगदान दिया, वो थे जनरल अयूब खान। जनरल अयूब खान 1951 में पाकिस्तानी आर्मी के कमांडर इन चीफ बने। इस समय तक पाकिस्तान का संविधान बना नहीं था, भारत का बन चुका था। अयूब खान ने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान के संविधान में आर्मी के पास ज्यादा ताकत हो। इसीलिए जब उनके मन का काम नहीं हुआ तो 1958 में उन्होंने तख्ता पलट करके सेना का शासन लागू कर दिया और ऐसा करने वाले वो पहले पाकिस्तानी जनरल बने। अब दोस्तों, ये वही अयूब खान थे जिन्होंने 1965 में ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया था। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान ने अपने कई सैनिकों को चुपचाप कश्मीर में घुसाना शुरू कर दिया। इन सैनिकों का मकसद था कश्मीर की 4 ऊंचाई वाले इलाकों पंजाल, गुलमर्ग, उरी और बारामूला पर कब्जा करना।
इसी साजिश का नाम था ऑपरेशन जिब्राल्टर। अयूब खान ने पूरी प्लानिंग कर ली थी और सादी वर्दी में आर्मी को बिना खबर हुए कश्मीर में अपने सैनिक घुसा दिए थे। लेकिन कश्मीर के लोकल लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। जब उन्होंने नोटिस किया कि उनके घर के आसपास अजनबी ही अजनबी घूम रहे हैं तो उन्होंने तुरंत इंडियन आर्मी को खबर की और इससे इंडियन आर्मी भी हरकत में आई। अयूब खान के सेना के कुछ सैनिक पकड़े गए और दुनिया के सामने उनकी साजिश नाकाम हो गई। इसके बाद इंडियन आर्मी ने भी कश्मीर को बचाने के लिए अपना मिशन शुरू किया। यही वो लड़ाई थी दोस्तों जब भारतीय सेना ने लाहौर शहर को चारों ओर से घेर लिया था। इस लड़ाई में पाकिस्तान की शर्मनाक हार तो हुई ही, साथ ही अयूब खान की भी खूब बेइज्जती हुई। इसका फायदा तब के विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने उठाया और उन्होंने अयूब खान को खूब कोसा। इसका रिजल्ट यह हुआ कि जुल्फिकार अली भुट्टो को तो जेल में भेजा गया, लेकिन 1967 में अयूब खान से भी राष्ट्रपति का पद छीन लिया गया और उनकी जगह पर आर्मी की कमान आ गई जनरल याहिया खान के पास। अब दोस्तों याहिया खान ने भी वही किया जो अयूब खान कर रहे थे, पाकिस्तान में भारत के खिलाफ बातें करना, कश्मीर को भारत से छीनने की वकालत करना। और इसी बीच 1970 के बाद से जब पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में चुनाव का माहौल आया तब याहिया खान ने भी एक बहुत बड़ी गलती की। दरअसल हुआ यह कि पाकिस्तान के चुनाव में जीत हो गई ईस्ट पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान की। इस जीत से वेस्ट पाकिस्तान पहले से ही ईस्ट पाकिस्तान के साथ भेदभाव करता था, उन्हें निचले दर्जे का समझा जाता था। इसीलिए याहिया खान ने चुनाव के रिजल्ट को दबाने की कोशिश की। उन्होंने मुजीबुर रहमान को अरेस्ट किया और पाकिस्तान की जेल में बंद कर दिया। फिर ईस्ट पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर लोगों पर अत्याचार हुआ। ऑपरेशन सर्च लाइट चलाकर यहां करीब 30,000 निर्दोष बांग्ला लोगों को मार दिया गया। इसी माहौल में भारत ने ईस्ट पाकिस्तान की मदद की, जिसने 1971 की भारत और पाकिस्तान की जंग को जन्म दिया। यह ऐसी जंग थी जिसमें पाकिस्तान के 2 टुकड़े ही हो गए। यह जंग पाकिस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी हार में बदल गई। यह वो जंग थी जब 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने इंडियन आर्मी के सामने हथियार डालकर सरेंडर किया। इंडियन नेवी ने न सिर्फ पाकिस्तान के पीएनएस गाजी को समुद्र में डुबाया, बल्कि पाकिस्तान के सबसे बड़े पोर्ट कराची को भी ध्वस्त कर दिया। आखिर में ईस्ट पाकिस्तान हमेशा के लिए पाकिस्तान के हाथों से फिसल गया, जो आगे चलकर बांग्लादेश नाम से एक नया देश बना। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हुई। यह सब याहिया खान की खराब लीडरशिप का नतीजा था। कम से कम जुल्फिकार अली भुट्टो ने तो इसका फायदा उठाया था। उन पर आरोप लगे कि वो शराब और औरतों के आगे कुछ नहीं देखते, इसी वजह से जंग हम हार गए हैं। इस युद्ध ने पाकिस्तान को फिर से काफी पीछे ढकेल दिया। लेकिन यह कहानी बस इन 2 लोगों पर नहीं रुकती। अगले जिस शख्स की मैं बात कर रहा हूं, असल में आज की कंडीशन के लिए, कश्मीर में आतंकवाद के लिए यही आदमी सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। और यह शख्स कोई और नहीं बल्कि जनरल जियाउल हक थे। जियाउल हक ने साल 1977 में अपने सबसे करीबी पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो का तख्ता पलट किया था। भुट्टो ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका सबसे खास आदमी ही उनकी पीठ पर वार करेगा। लेकिन जियाउल हक ने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को पूरी तरह से बदलते हुए न सिर्फ एक इलेक्टेड पीएम को फांसी पर चढ़वाया, बल्कि पाकिस्तान की राजनीति में आतंकवाद की एंट्री भी करवाई। जी हाँ दोस्तों, 80 के दशक से पहले तक भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी टेंशन थी, उस टेंशन में कश्मीर को लेकर दोनों देशों के बीच टेंशन थी। लेकिन जियाउल हक ने इस लड़ाई को पूरी तरह से बदल दिया। जियाउल हक जब तख्ता पलट कर रहे थे, उसी वक्त उनके पड़ोसी देश अफगानिस्तान में सोवियत संघ युद्ध लड़ रहा था। और इसी टाइम का फायदा उठाकर जियाउल हक ने अमेरिका से मदद ली और मदद के पैसों से अपने यहां मुजाहिदीन तैयार किए। ये मुजाहिदीन बाद में अलग अलग आतंकवादी संगठनों में बदल गए। इसी दौरान कश्मीर में भी पाकिस्तान ने आतंक का बीज बोया। भारत में घुसपैठ और फिदायीन हमले बढ़ने लगे, जिसका असर आज तक भारत झेल रहा है। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि एक वक्त ऐसा भी आया जब भारत को आतंकवाद का दंश दिलाने वाले जियाउल हक ने पता नहीं क्यों भारत के साथ कश्मीर के मुद्दे को लेकर बातचीत करने की कोशिश शुरू की। तब राजीव गांधी देश के पीएम थे, लेकिन यह बातचीत पूरी हो पाती उससे पहले ही प्लेन क्रैश में जियाउल हक की मृत्यु हो गई। आज भी कई लोग मानते हैं कि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट यानी कि उसकी जो सेना है, वो कभी नहीं चाहती थी कि भारत और पाकिस्तान में कश्मीर को लेकर कोई समझौता हो। इसीलिए जियाउल हक को रास्ते से हटा दिया गया। माना जाता है कि जियाउल हक के ही करीबी लोग जो पाकिस्तान को इस्लामी हिसाब से चलाना चाहते थे, उन्होंने जिया को रास्ते से हटा दिया। आज भी जियाउल हक के प्लेन क्रैश की बात एक मिस्ट्री है। अगर आप कहोगे तो मैं इस पर भी एक वीडियो लेकर आऊंगा। खैर, जियाउल हक की मौत के बाद जो अगला तख्ता पलट हुआ, वो हुआ साल 1999 में। इस टाइम पर पाकिस्तान में नवाज शरीफ की सरकार थी।
लेकिन परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ सरकार का तख्ता पलट कर दिया था और देश की कमान अपने हाथ में ले ली थी। सबसे बड़ी बात है कि इनको भी आर्मी चीफ बनाने का काम नवाज शरीफ ने किया था, जैसे जुल्फिकार अली भुट्टो ने जियाउल हक को बनाया था। हुआ यह कि फरवरी 1997 में पाकिस्तान में चुनाव हुए। नवाज शरीफ की पार्टी को बहुमत मिला, नवाज दूसरी बार पीएम बने। उनकी सरकार में पाकिस्तान में परमाणु परीक्षण हुआ, जो कि सफल भी रहा। कुछ समय बाद नवाज शरीफ की तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल जहांगीर करामात से ठन गई। नवाज ने जहांगीर को हटाकर परवेज मुशर्रफ को आर्मी चीफ बना दिया। उस वक्त नवाज शरीफ भारत के साथ पीस टॉक्स कर रहे थे, लेकिन मुशर्रफ ने पीठ में छुरा घोंपा। मुशर्रफ ने आर्मी चीफ बनते ही अपना रंग बदल लिया। नवाज शरीफ को बिना बताए, नोट कीजिएगा, बिना बताए कारगिल पर हमला कर दिया। इसमें पाकिस्तान को बुरी तरह से मुंह की खानी पड़ी। इस हार को लेकर पाकिस्तानी अवाम में गुस्सा था। सेना हार का दोष लेना चाहती नहीं थी। सरकार भी इस आरोप से बच रही थी। सड़कों पर नवाज को लेकर पोस्टर लगने लगे, मियां तुम कब जाओगे, ऐसी बातें लिखने लगे। जब यह बात दुनिया के सामने आई तो पाकिस्तान की और बदनामी हुई। कारगिल में कई पाकिस्तानी जवान मारे गए और उनकी लाशें भी पाकिस्तान ने वापस नहीं ली। इंडियन आर्मी ने उनका अंतिम संस्कार किया। फिर 9 अक्टूबर 1999 को नवाज शरीफ अपने लाहौर के घर में थे। नवाज ने अपने भाई और उस वक्त के पंजाब के मुख्यमंत्री और आज के पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को बताया कि वो जनरल परवेज को आर्मी चीफ के पद से हटाने का फैसला कर चुके हैं। शहबाज शरीफ हैरान हो गए। जवाब में उन्होंने याद दिलाया, अगर जनरल मुशर्रफ को हटाना था तो 4 महीने पहले जून की शुरुआत में क्यों नहीं हटाया? तब नेवी और आर्मी दोनों के चीफ उनसे खफा थे। इस वक्त परवेज मुशर्रफ को हटाना खतरनाक हो सकता है, मार्शल लॉ भी लग सकता है, लेकिन उनका ये दाव उल्टा पड़ गया। मुशर्रफ अपने भरोसेमंद अफसरों को तख्ता पलट की पूरी प्लानिंग समझाकर श्रीलंका चले गए थे। उन्हें 12 अक्टूबर को ही पाकिस्तान लौटना था। ऐसे में नवाज शरीफ ने उनके जहाज को पाकिस्तान में उतारने पर बैन लगा दिया। इसके साथ ही एक नए आर्मी चीफ को शपथ दिलाने की भी पूरी तैयारी कर ली गई थी। लेकिन जैसे ही टीवी पर मुशर्रफ को आर्मी चीफ के पद से हटाए जाने की खबर ब्रेक हुई, उसके कुछ ही देर बाद आर्मी की एक टोली पीटीवी के ऑफिस पहुंची, यानी पाकिस्तान टेलीविजन के। फिर जल्दी ही ट्रक भरकर कई सारे फौजी टीवी के दफ्तर पहुंचे और प्रसारण को रुकवा दिया गया। उस रात 9 बजे आने वाली न्यूज भी ब्रॉडकास्ट नहीं हुई थी। जनता टेंशन में आ गई कि कहीं फिर से तो हमला नहीं हो गया। लेकिन परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान की सरकार का तख्ता पलट कर दिया। 12 अक्टूबर 1999 को प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के राष्ट्रपति बन गए और अगस्त 2008 तक वो राष्ट्रपति बने रहे। आज पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ हैं जनरल असीम मुनीर, लेकिन उनकी सोच भी वही पुरानी सोच है। 2022 में जब असीम मुनीर ने पद संभाला था तो उम्मीद थी कि शायद पाकिस्तान अब सुधर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। भारत के खिलाफ स्टेटमेंट, कश्मीर पर घटिया प्रोपेगेंडा, बलूचिस्तान में अत्याचार, ये सब कुछ वही होता आ रहा है जो पुराने जनरल्स करते आए हैं। असीम मुनीर भी भारत के खिलाफ झूठे नैरेटिव्स बनाते हैं और पाकिस्तान के अंदर भी लोकतंत्र की आवाज को दबाते हैं। वैसे भी सेना से लोकतंत्र की उम्मीद करना बहुत मुश्किल काम है। असीम मुनीर के कार्यकाल में भारत पाकिस्तान के रिश्ते सुधरने की बजाय और खराब हो गए हैं। एलओसी पर लगातार फायरिंग हो रही है, आप देख रहे हैं। पीओके में आतंकवादी कैंप्स हैं जिनको अभी ऑपरेशन सिंदूर के तहत इंडियन आर्मी ने ध्वस्त किया, और डिप्लोमेसी के नाम पर धमकियां चल रही हैं। ये सब दिखाता है कि पाकिस्तानी आर्मी ने इतने सालों में भी कुछ नहीं सीखा। आज की डेट में पाकिस्तान के पास ना तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, ना पॉलिटिकल विजन है। आईएमएफ से अभी बेल आउट पैकेज लिया गया, जिसका हमें विरोध करना चाहिए। चीन का दबाव अलग से है, बलूच लोगों का विरोध है, जो अभी ट्रेन हाईजैक हुई थी। ये सब दिखाता है कि पाकिस्तान अंदर से टूट रहा है। लेकिन फौज को अपनी कुर्सी बचाने के लिए भारत को दुश्मन दिखाना जरूरी है और वो लगातार ये काम कर रही है। इस पूरी पहल में असीम मुनीर को मास्टरमाइंड बताया जाता है। अभी भी पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को आपने बहुत कम देखा होगा। पूरे ऑपरेशन में पाकिस्तान की बातें आप ज्यादा सुनते आए हैं। जब क्लैरिफिकेशन की बात होती है या कुछ छोटी मोटी बात होती है, तब आ जाते हैं शहबाज शरीफ, क्योंकि पाकिस्तान में जो कुछ भी होता है उसमें सबसे बड़ा हाथ यहाँ की स्टैब्लिशमेंट का होता है, जिसे आज की तारीख में पाकिस्तान की सेना कहा जाता है। और ये सब कुछ पिछले 40-50 सालों के आर्मी रूल का नतीजा है। पाकिस्तान आज की तारीख में लोकतंत्र का चोला ओढ़े है, लेकिन असल में वो एक तानाशाही से घिरा हुआ मुल्क है। एक तरफ भारत है जो G20 समिट होस्ट करता है, चंद्रयान भेजता है, दुनिया के टॉप इकोनॉमीज में शामिल है। दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो अपने ही लोगों से लड़ रहा है और फौज देश को चलाने का नाटक करती है लोकतांत्रिक तरीके से। यह अंतर इसलिए है क्योंकि भारत में सेना अपने क्षेत्र में सीमित है, जबकि पाकिस्तान में फौज ही राजा है। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइए। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पाकिस्तान की सच्चाई को शेयर कीजिए।
इस वक्त जरूरी है कि पाकिस्तान के काले कारनामों का चिट्ठा दुनिया के सामने लगातार आता रहे और यही हमारी कोशिश है। इसके साथ ही नई नई और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सारी वीडियोस आपके पास जल्द से जल्द आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts,